जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैफ 6 लेक्चर 59 स्टार्ट करते हैं। अच्छा यार ये 41 और ये रूल 11 हो गया था। वो निकालो जरा चैप्टर 19। यार इसमें ना ये जो पॉइंट 3 है बच्चों को परेशान करता है मुकर्रम वाले सवाल में। दो फ्री बूफे डिनर कूपन्स पर मंथ, दो कूपन्स मिलते हैं पर मंथ, वन ईच फॉर मुकर्रम एंड हिज वाइफ। एक मुकर्रम के लिए, एक उसकी बीवी के लिए। तो कितने टू बूफे डिनर्स कर सकते हैं? तो टू फ्री बूफे डिनर्स, वन ईच, इसका मतलब है उनको दो मिलते हैं, एक बीवी के लिए एक शोहर के लिए हर महीने। द कूपन्स वर प्रोवाइडेड इन लाइन विद एयर्स पॉलिसी, कि हम मैनेजमेंट को खिलाया करेंगे खाना। द डिनर कॉस्ट, अब ये तो भाई एक बेनिफिट है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ? 2000 इंटू 2 इंटू 12, चेक इट 2000 इंटू 2 इंटू 12, क्या जवाब आ रहा है? इस तरह तो ये कुछ बच्चे समझ लेते हैं दो दो, दोनों को दो दो, नहीं नहीं, टू के साथ उसने वन ईच भी तो लिखा है ना, तो इसका मतलब है महीने में 2 कूपन मिलते हैं तो साल में 24 कूपन मिलेंगे, क्योंकि मियां बीवी डाल के फिर 24 कूपन मिलेंगे ना उनको हर महीने। मियां को 1 कूपन, बीवी को 1 कूपन, तो 2 कूपन, तो 12 महीने में 24 कूपन। अच्छा इसके बाद ये पॉइंट 4 मैंने क्लास में करा दिया हुआ है, पॉइंट 5 भी मैंने क्लास में करवा दिया हुआ है, पॉइंट 6 भी मैंने क्लास में बता दिया हुआ है। एन ऑप्शन टू परचेज शेयर्स, द फेयर वैल्यू ऑन द डेट वॉज इतनी, ये मैंने कहा था ऑप्शन है सिर्फ, ये भी ना एक्सरसाइज की ऑप्शन ना बेची है। अच्छा इधर आगे आ जाओ, पॉइंट ए, मुकर्रम सोल्ड अ डायमंड रिंग टू हिज ब्रदर। तो डायमंड रिंग बेचना कौन सी इनकम है? कैपिटल गेन। और नीचे आ जाओ, पेंटिंग डिस्ट्रॉय हुई है, वो इसने इंश्योरेंस कंपनी, ये तो मैंने कल आपको बता दिया था। इसमें ये इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा ज्यादा से माइनस कर देना, क्योंकि कैपिटल गेन के चैप्टर में खर्चे माइनस करने की ज्यादा है। ओके कौन सा चैप्टर है हमारा? 13 में हमने एग्रीकल्चर पढ़ लिया था। यार मैं ये नहीं पढ़ा 42 और 43, 44 भी नहीं पढ़ा, 45 भी नहीं पढ़ा, 46 भी नहीं पढ़ा, 48, 50 और 51 में पढ़ूंगा, क्योंकि आज मैंने ना कुछ न्यूमेरिकल्स करवाने हैं। 40, अच्छा आज का लेक्चर ना थोड़ा सा लेंथी होगा, असल में वजह ये है कि मैं चाह रहा था पार्ट बी के तौर पे अटैच कर दूं, लेकिन आप लोगों के पास ये भी बर्डन पड़ा हुआ है सर पे कि लेक्चर हमने लेने हैं और फिर लेक्चर आने में बंद हो जाएंगे, पता नहीं 12 जून की डेट है, कौन सी डेट है। तो 1 घंटा 10 मिनट तक मैं नॉर्मल क्लास चलाता हूँ, उसके बाद जो पोर्शन चल रहा होगा 15-20 मिनट का, वो आप मोबाइल पर शायद पास लगा के रख दीजिएगा और ऑडियो रिकॉर्डिंग होती रहेगी, वो बाद में भी सुन सकेंगे। तो मैं न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा, लेकिन अगर उसमें व्हाइट बोर्ड यूज हो रहा हुआ तो ये थोड़ा है इशू। तो बहरहाल थोड़ी सी आज क्लास लेंथी होगी, 5 पेपर इसके साथ ही कवर करने हैं, वरना फिर जेन से निकल जानी है चीजें। सेक्शन 48 से शुरू करो यार, न्यूमेरिकल पोर्शन पहले कर लेते हैं। सपोर्ट पेमेंट अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, लिव अपार्ट होता है तलाक, और मदद के तौर पे शोहर ने पैसे दिए, बीवी को तलाक दे दी। सलमा आज के बाद तुम मेरे घर में ना आओ। लोग पूछे गुस्से में तलाक देते तो तलाक खुशी में कौन देता है? ऐसी मस्जिद में जाकर मसला पूछने, जी मैंने तो गुस्से में दे दी थी, तो सारे खुशी में बिठाओ बैठो तलाक खुशी में, हद होगी यार। ये तो शरई मसाइल मैंने डिस्कस करना शुरू किया। वापस आ जाए जी, एनी इनकम रिसीव्ड बाय अ स्पाउस एज अ सपोर्ट पेमेंट अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक है जी। तो जो शोहर बेगम को पैसे देगा, कौन 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 सा शोहर आजकल में शुरू हुआ है? कौन सा शोहर आजकल में शुरू हुआ है? बिल गेट्स बिल गेट्स जब बीवी को पैसे देगा वो माँ है, अगर पाकिस्तान का लॉ है, उनका लॉ मुझे नहीं पता बाहर का। तो शोहर बीवी को जो पैसे देगा वो माप है। अच्छा इसमें पैसे भी हो सकते हैं कुछ भी यार, इसमें ना उसने कोई शर्त नहीं लगाई, पैसे दें, मंथली भी लगा सकते हैं आप कि बेगम तुम चली जाओ, लेकिन जब तक तुम नहीं मरती लाख रुपए हर महीने तुम्हारे पास पहुंच जाया करेगा, बस जाओ। तो फिर भी हो सकता है। या कोई जाते हुए आपने तोहफा दिया, गिफ्ट दिया, कोई चीज आपने दे दी, कोई गाड़ी दे दी, कुछ भी, चाहे पैसे दिए, सब कुछ माफ है। एनी को लफ्ज कस कर लगा लो, एनी इनकम रिसीव्ड, बोलो बोलो बोलो, एनी इनकम रिसीव्ड, एनी इनकम, कोई भी फायदा, बड़ा ब्रॉड है। चलो जी आगे, सेक्शन 50, सेक्शन 50 इधर आओ। जॉन पैदा हुआ कनाडा में, बड़ा हो गया, 18 साल का हो गया। अम्मी ने कहा बेटा मेरी ख्वाहिश है तू नौकरी करे तो पाकिस्तान में। मॉम ये क्या ख्वाहिश है आपकी? नहीं बेटा तू नौकरी करे तो पाकिस्तान में करे, बस ये मेरी ख्वाहिश है।
तो इमरान खान ने कहा था लोग दूर दूर से नौकरियां करने आएंगे तो पाकिस्तान में, तो इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि तो नौकरी करेगा तो पाकिस्तान में। अब लॉ मेकर ये कह रहा है कि वो जो जॉन पाकिस्तान में आया नौकरी करने, वो 3 शराइत पूरी कर दे, 3 शराइत पूरी कर दे, तो उसको पाकिस्तान की नौकरी वाली इनकम माफ नहीं, पाकिस्तान की नौकरी वाली इनकम माफ नहीं, उसको बाहर के मुल्क में अगर कोई इनकम कमा रहा है वो माफ है। ऐसा होता है, लोग इधर आ जाते हैं बाहर के मुल्क में, को अपना छोटा मोटा सेटअप कारोबार वगैरह लोगों को देके आ जाते हैं, एम्प्लॉइज वगैरह रख के, तो वो बैठा पाकिस्तान होगा, अब नौकरी पाकिस्तान, क्योंकि नौकरी तो बंदे को बांध देती है ना, आप हिल नहीं सकते, 8 घंटे की ड्यूटी है, महीना आने आपने, अनलेस कोई छुट्टी ले लें आप बीच में, वो और बात है। तो आप बाहर के मुल्क कभी कभी चले जाते होंगे शायद, वो देखने के लिए कुछ अपना सेटअप कैसा चल रहा है काम मेरा बाहर, तो बाहर आप जॉन कोई काम शाम छोड़ के आ गया, कोई दुकान वगैरह जॉन के नाम से लगा के आ गया और इधर बैठा हुआ है, और अम्मी को कहा कभी कभी आप मॉम चली जाए करें, तो चक्कर लगाया करें मेरे मुलाजमीन कैसे काम कर रहे हैं, और उधर से कैमराज वगैरह लगाए हुए हैं, मॉनिटर करता रहता है सारी दुकान, कैश का सेटअप सारा डेली डिटेल्स लेता है शाम को आके। तो सुबह इधर 9 बजे से लेकर 5 बजे तक पेप्सी में नौकरी कर रहा है, पेप्सी में उसे सेल्स मैनेजर की नौकरी मिल गई, इधर सड़कों पर जाके सेल्स करनी है चीज़ों की। तो अब ये क्या कर रहा है, ये अगर 3 शराइत पूरी कर देना तो बाहर वाली इनकम माफ है, क्योंकि ये जब पाकिस्तान आया तो नौकरी करेगा तो रेजिडेंट बन जाएगा, 183 डेज से ज्यादा अगर रुक गया नौकरी तो फिर कई साल बंदा करता है। लॉ मेकर कह रहे हैं 3 शराइत पूरी कर दो जॉन, तो तुम्हारी बाहर की इनकम माफ है। हालांकि रेजिडेंट की पाकिस्तान वाली भी टैक्सेबल होती है, बाहर वाली भी टैक्सेबल होती है, तो पेप्सी से जो कमा रहा होगा पैसे वो तो माफ होंगे, और जो सॉरी वो टैक्सेबल होंगे, और जो बाहर होंगे वो माफ होंगे अगर 3 शर्तें पूरी हो जाए। नंबर 1, उसका नौकरी का स्टे 3 साल से कम होना चाहिए, बड़ी अजीब सी शर्त, पहली जो मेन कड़ी शर्त है, नौकरी का स्टे 3 साल से कम होना चाहिए, इसलिए इसका नाम हम रख देंगे शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल, शॉर्ट टर्म के लिए पाकिस्तान आया हुआ है 2-3 साल के लिए। और दूसरी शर्त, जो 5-10 साल के लिए पाकिस्तान आ गया नौकरी करने, उसकी बात नहीं हो रही, 3 साल से कम नौकरी करने आए। नंबर 2, वो जो पैसा बाहर की दुकान के उसे बाहर ही रखे, उसे पाकिस्तान नहीं मंगवाना पैसे को। और तीसरी चीज, वो जो आया हो पाकिस्तान में तो नौकरी करने आया हो, अगर ये 3 चीजें आप पूरी कर दें तो आपकी बाहर की इनकम क्या हो जाएगी, माफ हो जाएगी। तो फर्ज करो इस दिन आया और इस दिन तक के लिए पाकिस्तान में कौन सी इनकम कमा रहा है, इनकम फ्रॉम सैलरी कमा रहा है, ठीक है, पेप्सी के अंदर नौकरी कर रहा है, ये इसका सारा टेन्योर पेप्सी के अंदर इनकम फ्रॉम सैलरी कमा रहा है। तो जो बाहर के मुल्क में कोई फॉरेन इनकम कमा रहा होगा ना, वो क्या हो जाएगी, माफ हो जाएगी। देखो फिर बाद में नोट करना, कुछ नोट करना है तो फॉरेन इनकम किसकी, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल की। बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है यार, ये देखिए इधर, फॉरेन इनकम इससे न्यूमेरिकल पोर्शन आज और कल के लिए रखा हुआ है, कल भी न्यूमेरिकल पोर्शन था। द फॉरेन इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ अ जॉन, लिख लो, द फॉरेन इनकम ऑफ अ जॉन विल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। पहली शर्त बताओ, इफ ही इज रेजिडेंट सोनली बिकॉज ऑफ हिज, वो 183 डेज पाकिस्तान क्यों रुका है, नौकरी के लिए। ही इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर अ पीरियड और पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years, आता जाता रहता है बीच में, लेकिन 3 साल से ज्यादा का स्टे नहीं करना तुमने, 3 साल के से कम रहना है तुमने पाकिस्तान में। अच्छा, पॉइंट ए नहीं पढ़ना नीचे। However, अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टांस फॉरेन इनकम विल बी चार्जेबल, लेकिन तुम्हें फॉरेन इनकम पे टैक्स देना पड़ जाएगा। एनी फॉरेन इनकम ब्रॉट इनटू और रिसीव्ड इन पाकिस्तान, मंगवा ली या किसी ने भेज दी, जो भी हो गया, ब्रॉट इनटू खुद मंगवा ली, रिसीव हो गई किसी और ने भेज दी, अगर आपने वो मंगवा ली तो आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो लिख लो इधर। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ये कौन है, मिस्टर जॉन, पाकिस्तान में कौन सी इनकम कमा रहा है, इनकम फ्रॉम सैलरी, 7 मिलियन, 10 मिलियन, 3 मिलियन, और फॉरेन सोर्स इनकम कोई भी कमा रहा है, बिजनेस है, कैपिटल गेन है, कुछ भी है, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 4 मिलियन। आप बता दो इसको माफ क्या होगी, ये, और टैक्स किस पे देगा, इस पे। तो इमरान खान को टैक्स किस पे देगा, 7 मिलियन पे, जो पेप्सी से इसने नौकरी करके पैसे कमाए। क्या है, नोट कर लो। तीनों शायद पूरी हो रही है, तीसरी शायद आपको नजर नहीं आ रही। वो एक शर्त तो ये ना कि नौकरी करने पाकिस्तान आया हो, दूसरी शर्त ये रेजिडेंट इस वजह से बनाओ कि नौकरी करने पाकिस्तान आया हो, एक शर्त ये है, और दूसरी शर्त ये 3 साल से कम हो, और तीसरी नौकरी करने तो आया हुआ है पाकिस्तान में, ये देख, ये शर्त सैलरी मैंने लिखा है, और तीसरी शर्त क्या है, फॉरेन सोर्स इनकम को इधर ना लेके आए, वो मैंने यहां लिखा नहीं, फॉरेन सोर्स इनकम ब्रैकेट में लिख देते हैं यार, क्या लिख दूं, नॉट ब्रॉट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान नहीं लाया भाई, क्या हो गया, तुम नोट कर पढ़ के समझ तो फिर खींच लेता था। सेक्शन 50 50
चलो आ जाओ इधर, इधर देखो यार, कौन सा पॉइंट रह गया 2A, ये कल पढ़ेंगे। ऐसे ना चलते चलते कोई बीच में चीज आती है कॉन्सेप्ट खराब करने के लिए, अच्छा वाला कॉन्सेप्ट बन रहा होता है, कॉन्सेप्ट खराब कर देती है। कल पढ़ेंगे इसको, याद करा देना, 2A कल पढ़ेंगे। लीव इट, छोड़ें पर इसको, चलो आगे यार। अल्लाह अकबर, एक लॉ की जान है ये सेक्शन, सेक्शन 51, सेक्शन 51 देखना जरा, लेट्स एंजॉय इट। अच्छा ये मुझे बताओ भाई, इधर देखो, घर जब जाते हो, लाहौर रह रहे हो, जब घर जाते हो अपने, तो घर वाले एक दो टाइम का खाना जरा प्रोटोकॉल वाला देते हैं, या फिर अगर 8 दिन रहो तो 8 दिन मुसलसल बकरा बन रहा होता है? एक दो टाइम का प्रोटोकॉल वाला मिलता है, ठीक है, प्रोटोकॉल वाला, साथ सलाद भी और सब कुछ, और फिर बाकी टाइम पे जरा कुछ प्लस माइनस भी जो घर वाले कहते हैं, खैर आ गया बस, ठीक है। मैं नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ, नेचुरल सी बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शन सर्कमस्टेंस की बात नहीं कर रहा। अच्छा 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, ये एक बंदा है, ओके, ये इसका स्टे है बाहर के मुल्क में, ये इसका स्टे है बाहर के मुल्क में। अच्छा एक साल में और बना देता हूं, 2017, फिर ये शहजादा हमारा पाकिस्तान आ गया, ठीक है। कोई बताओ ऐसा बंदा जो काफी अरसे से बाहर के मुल्कों में हो और फिर पाकिस्तान आ जाए। नवाज शरीफ से इतने अरसे से नहीं गया हुआ, हाँ वैसे इतने अरसे से नहीं गया हुआ कि 4-5 साल से। इल्ताफ हुसैन भाई हो सकते हैं, ठीक है, या वो कोई वो अदनान समी खान एक इंडिया में भी गया हुआ है, सुना शायद, पता नहीं हो, वो भी काफी अरसे से ही गया हुआ है, तो वो वापस भी आ सकते हैं, कभी पाकिस्तान गए हुए तो वापस भी आ सकते हैं। अच्छा इन लोगों के क्या रूल है, इन लोग जब आएंगे ना तो आपने 1-2 साल इनको प्रोटोकॉल देना है। 1-2 साल क्या देना है इनको, बोलो, प्रोटोकॉल देना है। अच्छा येलो लाइन क्या शो कर रही है कि ये एक बंदे का स्टे है अमेरिका में, और ग्रीन लाइन क्या शो कर रही है ये एक बंदे का स्टे है पाकिस्तान में, ठीक है। ओके अब मोहतरम, येलो लाइन क्या शो कर रही है, बोलो, ये स्टे कहां है, बाहर के मुल्क में, अमेरिका। और ग्रीन लाइन क्या शो कर रही है, ये इसका स्टे किधर है, पाकिस्तान में। ये ग्रीन लाइन शो कर रही है, ग्रीन इसलिए मैंने लगाया कि पाकिस्तान का झंडा ग्रीन है, यहां से आपको याद रहेगी बात। अमेरिका का झंडे का कलर मुझे भूल गया था तो इसलिए मैं वो झंडा लगाना भूल गया। अच्छा तो अमेरिका का चलो येलो झंडा है। अब मुझे आप ये बताओ यार, ये बंदा इस साल रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट, एक्सेलेंट, पाकिस्तान में स्टे 183 डेज से कम है ही नहीं बल्कि स्टे। इस साल नॉन रेजिडेंट, इस साल क्यों रेजिडेंट, क्यों, दिन कैसे काउंट किया आपने? सर इतनी तो अकल है ही ना कि ये महीना होगा, ये 11 महीने होंगे, या ये 2 महीने होंगे, ये 10 होंगे, इसी तरह हो सकता ना। आपने एग्जैक्ट महीने तो बनाए नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो पता चल ही रहा है ना, इतनी तो अकल है हमारे में। ये क्या बन गया, ये रेजिडेंट, क्लियर, तो ये बन गया। अब सवाल मोहतरम पता है क्या है, सवाल ये है कि आपने मुझे ये बताना है कि क्या ये बंदा पाकिस्तान में और बाहर के मुल्क दोनों में एक वक्त में इनकम कमा सकते हैं? हाँ इनकम कमा सकते हैं, सैलरी वाला सिनेरियो नहीं, अब ये कोई भी इनकम हो सकती है, इनकम कमा सकते हैं। तो फर्ज करो इसकी कोई पाकिस्तान सोर्स इनकम भी है और इसकी कोई फॉरेन सोर्स इनकम भी है, इसकी कोई पाकिस्तान सोर्स इनकम भी है और इसकी कोई फॉरेन सोर्स इनकम भी है। इसमें देखो कोई सेल पड़ा हुआ है, तो ये पाकिस्तान में भी इनकम कमा सकता है और बाहर के मुल्क में भी इनकम कमा सकता है। अच्छा अब मैं क्या लेता हूं यार कि इसने पाकिस्तान में भी इनकम कमाई और
बाहर के मुल्क में भी इनकम कमाई, 4 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन, 7 मिलियन, 1 मिलियन, 2 मिलियन। और बाहर के मुल्क में भी इनकम कमाई 3, 4, 9, 10, 12, 13, 14, 7। क्लियर? तो ये पाकिस्तान में भी इनकम कमा रहा है, बाहर के मुल्क में भी इनकम कमा रहा है। जब ये पाकिस्तान आएगा इस दिन इसको कहा जाएगा रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट। बाहर गया तो वापस आ गया। इसे 2 साल प्रोटोकॉल दो, 2 साल सेल होंगे, लो ये ले दो, पेन दे दो। इसे 2 साल क्या दो? प्रोटोकॉल दो। अच्छा वैसे मुझे तो रेजिडेंट के लिए रूल क्या है? रेजिडेंट के लिए रेजिडेंट वाला तो अच्छा, नॉन रेजिडेंट के लिए रूल क्या है? नॉन रेजिडेंट के लिए तो आपको पता है ना, इसने सिर्फ पाकिस्तान, नॉन रेजिडेंट ने सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्स देना होता है। ये तो फारिग कर दें, ये फारिग कर दें, ये भी फारिग कर दें। ये कौन है? नॉन रेजिडेंट। 4 मिलियन पे टैक्स देगा, 2 मिलियन पे टैक्स देगा, 3 मिलियन पे टैक्स देगा और 5 मिलियन पे टैक्स देगा। लेकिन अब तो ये आपको पता है वो जो चैप्टर 1 के अंदर, चैप्टर 4 के अंदर रूल पड़ा था, रेजिडेंट बंदे ने पाकिस्तान फॉरेन दोनों पे देना होता है, और नॉन रेजिडेंट जो है बेचारे बाहर रहे हैं, तो उनसे बाहर की इनकम पे इमरान खान क्यों टैक्स मांगेगा? ये तो जनरल रूल याद है। अब जब ये पाकिस्तान आए ना तो ये बन गए रेजिडेंट। अब रूल ये है कि ये पाकिस्तान वाली इनकम पे भी टैक्स देगा, बाहर वाली पे भी टैक्स देगा। लेकिन ये लोग रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट हैं। रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट वो होता है जो कम से कम 4 साल बाहर रह के आए। ये भी मैं पढ़ाने लगा हूं। अगर ये साबित कर दे मैं कम से कम 4 साल बाहर रह के आया हूं तो इसको क्या कहा जाएगा? रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। अब क्या करें? इसको प्रोटोकॉल दें। प्रोटोकॉल कैसे दें? इसको 2 साल अच्छा खाना खिलाएं, 2 साल। इस साल भी फॉरेन इनकम माफ कर दें, इस साल भी फॉरेन इनकम माफ कर दें, उसके बाद इसे भी दाल खिलाएं। बस, या तुझे प्रोटोकॉल मिल गया 2 साल। दैट्स एनफ फॉर यू मैन, गाय, दैट्स एनफ फॉर यू। तुम 6 मिलियन पे टैक्स दो, 7 मिलियन पे टैक्स दो, अब तुम 15 पे टैक्स दो और 9 पर टैक्स दो। मेरे ख्याल से अब जो मैं फाइनल बात करने लगा हूं वो आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी। ये इसको नॉर्मल लॉ ने बेनिफिट दिया हुआ है, और ये जो सेक्शन 51 वाला बेनिफिट है, ये इसको, ये जो मैं पिंक कलर से बना रहा हूं, ये इसको सेक्शन 51 ने दिया है जो मैं अभी पढ़ाने लगा हूं। क्योंकि रेजिडेंट के लिए तो क्या रूल है? पाकिस्तान भी टैक्सेबल है और फॉरेन सोर्स भी टैक्सेबल है। अब पहले मैं पूरा सेक्शन उर्दू में सुनो, फिर उसके बाद मैं नोट करने का टाइम दूंगा। जो बंदा 4 साल से नॉन रेजिडेंट है, ग्रीन लाइन थोड़ी सी इधर बना सकता था मैं, पाकिस्तान आने से रेजिडेंट तो नहीं बन जाता। कभी कभी पाकिस्तान आ सकता है, ऐसी बात नहीं, आया ही नहीं। ग्रीन लाइन थोड़ी सी मैं बना सकता था। मैं ये नहीं कह रहा 4 साल से बाहर है, 4 साल से नॉन रेजिडेंट है, यानी 183 डेज पाकिस्तान आके नहीं रुका। छोटी छोटी ग्रीन लाइन बेशक मैं बना दूं बीच में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो बंदा मुसलसल 4 साल से क्या है? मुसलसल 4 साल से नॉन रेजिडेंट है, वो जिस साल रेजिडेंट बना उस साल और उससे अगला एक, बस 2 साल उसकी फॉरेन सोर्स इनकम क्या कर दी जाएगी? माफ कर दी जाएगी। खत्म होगी बात। तस्वीर लेनी है एहतियातन वो ले लो। लेकिन एक बात मैं लिख दूं, ये बेनिफिट देख लो, ये वाला जो बेनिफिट है, ये वाला और ये 4 वाला और ये 9 वाला और ये 10 वाला, ये वाला बेनिफिट किसने दिया था? सेक्शन 11 का 6 था, मुझे याद आ रहा है, सेक्शन 11 का 6 था चैप्टर 4 में। और ये वाला बेनिफिट जो मैं ब्लू लाइन से लगाने लगा हूं, ये वाला बेनिफिट जो मैं ब्लू लाइन से लगाने लगा हूं, ये 12 वाला और 13 वाला, ये किसने दिया है? सेक्शन 51 ने बेनिफिट दिया है। क्लियर? नाउ यू कैन टेक अ पिक्चर। ओहो, ये तो यार मैंने ऊपर लिखा ही नहीं। चलो सेक्शन 51 नीचे तो लिखा हुआ था, ठीक है। ये वाला बेनिफिट सेक्शन 51 ने दिया। थोड़ा सा मैं फायदा उठा लेता हूं, आप घरों में बैठे हैं, पॉज करके इसको नोट करना कर लें, करना चाहिए बल्कि आपको, या किसी और घर में मोबाइल लेकर से तस्वीर खींच लें फिर नोट कर लीजिएगा। फिर फिजिकल क्लासेस में तो ऐसा नहीं कह सकूंगा मैं। अच्छा, तो नहीं, अच्छी बात है, क्लास हरी भरी होगी, पढ़ाया भी ज़्यादा मज़े से जाता है, सवाल भी आप पूछते हैं साथ साथ ही, फिजिकल के ग्रुप भी खत्म हो जाएंगे। ओके चलें जी, बताएं यार आप क्या करना है? सेक्शन पढ़ना है बस। एनी फॉरेन सोर्स इनकम, क्या माफ करने लगे हम? सिर्फ कौन सी वाली? एनी, जो मर्जी कमा रहे हो बाहर के मुल्क में, एनी फॉरेन सोर्स इनकम, एनी फॉरेन सोर्स इनकम डिराइव्ड बाय सिटीजन। अच्छा, एक शर्त इसमें ये थी कि ये जो वापस आ रहे हैं ना, ये अदनान समी खान है या ये अल्ताफ हुसैन है, इनके पास सिटीजनशिप होनी चाहिए पाकिस्तान की, ये एक शर्त है। एनी फॉरेन सोर्स इनकम डिराइव्ड बाय सिटीजन मींस आईडी कार्ड होना चाहिए, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इन अ टैक्स ईयर। ये बंदा कौन है यार?
who was not resident in any से बराबर अंडरलाइन करके और लिखो। इन एनी पता क्यों लिख रहा है? इन एनी ऑफ द फोर, किसी एक में भी नहीं है, लेकिन अपने समझने के लिए ना ऑल लिख लो ताकि कंफ्यूज ना हो। Who was not a resident in all of the 4 years। 4 years कौन से? Preceding the year in which he became resident। Can you tell me the year in which he became resident? इंजमाम, can you tell me the year in which he became resident? 14। What are the 4 preceding years? अच्छा, अगर पेपर में कहते 5 साल से बाहर है तो बहुत अच्छी बात है, 6 साल से बाहर है तो भी बहुत अच्छी बात है, फिर क्या हर्ज है? बाहर के मुल्क में कमाई गई इनकम जो सिटीजन ने कमाई है, जो कि रेजिडेंट नहीं था मुसलसल 4 साल से, उस साल से पहले जिस साल वो आके रेजिडेंट बना। अब ऊपर से मिला के पढ़ो, ये देखना जो बेनिफिट है ना लॉ का, उसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। ये देखा नहीं आपने? ये बेनिफिट है लॉ का। एनी फॉरेन सोर्स इनकम शैल बी एग्जेम्प्ट। बेनिफिट खत्म नहीं हुआ। इन द ईयर इन विच ही बिकेम रेजिडेंट एंड इन द फॉलोइंग टैक्स ईयर। फॉलोइंग से मतलब होता है नेक्स्ट। व्हाट इज द ईयर इन विच ही बिकेम रेजिडेंट? 2014। वो मेरा पेन नहीं काम कर रहा, मैं उंगलियों से लिख रहा हूं इसलिए थोड़ा फॉन्ट अजीब सा आएगा। इन द ईयर इन विच ही बिकेम रेजिडेंट एंड इन द फॉलोइंग टैक्स ईयर। और ये कौन से साल हैं जिन 4 सालों से वो बाहर है? He was not a resident individual in all of the 4 years। 4 years के साथ लिखो 13, 11, 12 और 10। 10 से लेके 13। 4 years को अंडरलाइन करके लिखो 2010 से लेके 13। अच्छा, चलो इंग्लिश तो याद करना आपका काम है, उर्दू में बताओ मुझे। जो बंदा ये कहे, कोई बंदा भी आपको मिल जाए, यार मैं ना काफी सालों बाद आया हूं पाकिस्तान, आपने कहना यार तुझे एक बेनिफिट अवेलेबल है। क्या बेनिफिट अवेलेबल है? इमरान खान मुझे जफ्फी डाल के मिलेगा? ओह नहीं यार, ये बड़ा बेनिफिट बता रहा हूं। अगर तू काफी सालों बाद पाकिस्तान आया है तो मुझे बता, तू पिछले 4 साल से मुसलसल नॉन रेजिडेंट है, बाहर नहीं है। बाहर का लफ्ज़ कुछ आता जाता रह सकता है। तो मुसलसल पिछले 4 साल से नॉन रेजिडेंट है, कहते हैं मैं तो 6-7 साल से नॉन रेजिडेंट हूं। हाँ, अच्छा आईडी कार्ड चेक करा, मुझे जेब में आ डाला, ये यार आईडी कार्ड मेरा। अच्छा यार, आपके लिए खुशी की खबर ये है, तो जिस साल रेजिडेंट बने ना पाकिस्तान में आके, उस साल और उससे अगले 1 साल बाहर के मुल्क में जितना मर्जी कमा, पाकिस्तान हुकूमत तेरे से उस पर टैक्स नहीं मांगेगी। तो जब फॉरेन इनकम ऐड नहीं होगी तो फॉरेन टैक्स रेट कहां से मिलेगा? ये तो बहुत बड़ा बेनिफिट है, इनकम ही सिरे से माफ होगी है ना, पीछे का रह गया। अब आप टेबल में जाके क्या इनकम देखोगे? 5 और 6, इस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा जी, ऊपर आ जाओ। इसकी एग्जांपल हम करते हैं, नीचे वाली एग्जांपल की जरूरत नहीं, इसकी एग्जांपल हम करते हैं। पेज 274 पे 48 हो गया। 47 स्कॉलरशिप क्या करें? माफ कर दें, टैक्स लगा दें? स्कॉलरशिप बच्चों को मिलते रहते हैं बच्चों को तालीम का खर्चा पूरा करने के लिए स्कॉलरशिप मिलते रहते हैं। क्या करें? एनी स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू अ पर्सन टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन शैल बी एग्जेम्प्ट। अदर सोर्स में ना डाल दें? नहीं, लॉ मेकर कह रहे हैं माफ है तो माफ है। इफ द स्कॉलरशिप इज पेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय जानने वाला, इट विल नॉट बी एग्जेम्प्ट। पता चले प्रिंसिपल साहब आपके रिश्तेदार हैं और आपको स्कॉलरशिप इस चक्कर में मिल रहा है, तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा, फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अदर सोर्स में फिर डाल देंगे। नेक्स्ट 46 छोड़ो, मैं पढ़ाता हूं। 45 प्रेसिडेंट ऑनर्स। क्या मतलब? प्रेसिडेंट साहब ने बुला के गले लगा के कहा कान में, इधर कर कान। आपने कान किया, प्रेसिडेंट साहब ने कहा मैं आपसे बहुत खुश हूं, आपने पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा कारनामा किया है, आप जो है वो फलां मैच जीत के आए हैं, तो मैं आपसे बड़ा खुश हो गया हूं, आपने फुटबॉल में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, मैं आपको प्रेसिडेंशियल तोहफा देता हूं, आपके घर हर महीने 50,000 रुपया पहुंच जाया करेगा। या आपके घर हर महीने नहीं पैसे पहुंचेंगे, एक ही दफा 6 लाख रुपए का चेक ले लो। दोनों सूरतों में ये बेनिफिट माफ है, चाहे हर महीने लगा बंदा कैश दे दें, चाहे एक ही दफा लमसम तोहफा दे दें। एन अलाउंस अटैच टू एन ऑनर, इसका मतलब क्या होगा? हर महीने जो कैश मिलेगा, अलाउंस अटैच टू ऑनर। ऑनर दिया जा रहा है आपको, उसके साथ अलाउंस अटैच है। अलाउंस से मिला देख लो मंथली, ईयरली, ये आपको फिर मिलता रहेगा। हो सकता है 10 साल 15 साल, जितने साल प्रेसिडेंट साहब कहेंगे मिलता रहेगा। शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। Any monetary award granted to a person by president shall be exempt from tax। Monetary award क्या? इसका मतलब लिख लो lump sum। कौन सा सम? lump sum। अगली प्रोविजन सुनो यार, सेक्शन 46 की हेडिंग दो, इंटरेस्ट इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट।
इंटरेस्ट इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट, इसमें नीचे लिखो पुट एग्जांपल, हम एग्जांपल बुक में डाल दूंगा सेक्शन 46 के नीचे। अच्छा जी बता, इधर देखो यार, पहले उर्दू में सेक्शन याद कर लिया करो सारा। इंटरेस्ट इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट। रॉयल फैन को सुनो, रॉयल फैन को लोन की जरूरत पड़ी। रॉयल फैन ने ऑस्ट्रेलिया चला गया, ऑस्ट्रेलियन बैंक के पास नहीं जाना वरना ये सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऑस्ट्रेलियन बैंक के पास नहीं जाना। रॉयल फैन ने ऑस्ट्रेलिया के अखबार में इश्तेहार दिया कि मुझे पाकिस्तान में रॉयल फैन का एडवांस्ड वर्जन मैंने को निकालना है, मुझे उसके लिए उधार चाहिए। आम लोगों ने, मैंगो पीपल नहीं, आम लोगों ने, जनरल पब्लिक ने में से 100 लोग आए, उन्होंने कहा यार हमारी तरफ से लाख लाख रुपया पकड़ो, पाक रुपीज में कन्वर्ट करके हमारी तरफ से लाख लाख रुपया पकड़ो। 1 करोड़ रुपया हो गया, 100 लोगों ने लाख लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया हो गया। 1 करोड़ रुपया लोन लेके रॉयल फैन नहीं, रॉयल फैन उनको सबूत के तौर पर कुछ सफा देके आएगा। रॉयल फैन सबूत के तौर पर कुछ सफा देके आएगा। उस सफे का नाम होता है डिबेंचर। डिबेंचर असल में रॉयल फैन इधर से अपने रॉयल फैन के नाम के प्रिंट करा के सफे पहले ले जाता है। उस एविडेंस का नाम क्या होता है? डिबेंचर। अब रॉयल फैन उसको डिबेंचर इशू कर देगा। अब होगा क्या, कहानी यार बड़ी मजे मजे की है। अब होगा क्या, उधार लिया किसने? रॉयल फैन ने। उधार दिया किसने? ऑस्ट्रेलियन लोगों ने। अगर अच्छा, इंटरेस्ट देगा कौन? इंटरेस्ट मिलेगा किसको? ऑस्ट्रेलिया के बंदों को। इनकम कौन कमा रहा है? ऑस्ट्रेलिया के बंदे। इनकम कौन कमा रहा है? तो ये चैप्टर एग्जाम्पशंस के ना, तो इसलिए मैं फिर ऑस्ट्रेलियन बंदों की बात करने लगा हूं। सेक्शन की हेडिंग मैंने क्या लिखवाई है, समझ आ गई हेडिंग? इंटरेस्ट इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट्स। तो उनकी इंटरेस्ट इनकम माफ है क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत खुश हो रही है कि लोन बाहर से लेके आया रॉयल फैन। हम मार्का मारे यार, बाहर के मुल्कों से लोन लेना, आम लोगों से पाकिस्तानी कंपनी ले आए, बड़ी बात है यार। ये तो फिर सारे लोग अपने बिजनेस को इस तरह चलाएं। वो बड़ी पाकिस्तान की हुकूमत हैरान हो गई, तो शाबाश दे रही है बाहर के मुल्क वालों को, क्या आइंदा कभी आए तो और हमें लोन देना। तो इस सूरत में वापस तो रॉयल फैन नहीं करना ना, हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं करना। तो इस सूरत में वो जो नॉन रेजिडेंट है उसकी इंटरेस्ट इनकम, उसको सबसे बड़ा बेनिफिट यही होगा कि उसे ये पता चलेगा कि मुझे इंटरेस्ट पूरा वापस मिलेगा, मेरा कोई टैक्स वगैरह नहीं कटेगा इसमें। तो उसकी इंटरेस्ट इनकम माफ है अगर 4 शर्तें पूरी हो रही हो। जुबानी याद करो, ये जो रॉयल फैन है और वो लोग आपस में एसोसिएट ना हो, जानने वाले ना हो, ठीक है। दूसरी बात, कोई रिश्तेदारी ना हो, छोड़ना। दूसरी बात, ये जो लोन लेना है आपने बैंक से नहीं लेना, बाहर के आम लोगों से लेना है। तीसरी बात, ये जो आपने लोन लेना है तो ये लोन पे जो इंटरेस्ट पे करना है वो पाकिस्तान में पे नहीं करना, वो उनके बाहर के अकाउंट्स में पे करना है। चौथी बात मुझे भूलिए, हाँ, ये अरेंजमेंट आपने फेडरल बोर्ड से अप्रूव करा लेना है। ये अरेंजमेंट आपने फेडरल बोर्ड से अप्रूव करा लेना है बस। अगर ये 4 शर्तें आप पूरी करते हैं, ज़बानी याद करो, ज़बानी। अभी मैं सारे सेक्शन आपको ज़बानी याद करवाऊंगा। पहले ज़बानी तो किसको लोन की जरूरत पड़ी? रॉयल फैन को। कहां से लोन अरेंज किया? ऑस्ट्रेलिया के बैंक से नहीं, सॉरी इसकी बात नहीं, ऑस्ट्रेलिया के रेजिडेंट से आपने लोन लिया। 4 शर्तें पूरी करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया वालों की इनकम माफ है। नंबर 1, चलो छोटी छोटी नजर मारते रहो। पर्सन्स आर नॉट एसोसिएट्स, पढ़ते रहते हैं। पर्सन्स आर नॉट, द सिक्योरिटी वाज वाइडली इशूड। सिक्योरिटी का मतलब लिखो डिबेंचर्स। डिबेंचर, इसे सिक्योरिटी से बात वो सिक्योरिटी नहीं जो एक सिक्योरिटी का लफ्ज़ आप समझते हो। सिक्योरिटी से यहाँ डिबेंचर्स, डिबेंचर सर्टिफिकेट्स, डिबेंचर सर्टिफिकेट्स यानी कि लोन लिया तो वो सबूत मांगेंगे कि आप पैसा लेके ना भाग जाए। द डिबेंचर्स वर वाइडली इशूड। वाइडली इशूड का क्या मतलब है? बाहर के बैंक से लोन लिया या आम लोगों से? द डिबेंचर्स वर वाइडली इशूड बाय अंडरलाइन करो रेजिडेंट पर्सन को, रॉयल फैन। लिखो लिखो लिखो, द डिबेंचर वर वाइडली इशूड बाय रॉयल फैन आउटसाइड पाकिस्तान इन ऑस्ट्रेलिया, यानी फॉर रेजिंग अ लोन आउटसाइड पाकिस्तान। लोन कहां इकट्ठा किया? इकट्ठा कहां किया? आउटसाइड पाकिस्तान। द लोन इज यूज्ड इन अ बिजनेस इन पाकिस्तान। और रॉयल फैन ने उधर कोई ब्रांच नहीं खोल लेनी अपनी, यूज कहां करना है फिर? किस बिजनेस में? जो पाकिस्तान में। द लोन इज यूज्ड इन अ बिजनेस इन पाकिस्तान। तीसरी शर्त बताओ। वाइडली इशूड का मतलब तो नहीं भूलेगा, तो बाहर के बैंक से लोन नहीं लेना, आम लोगों से लोन लेना है। द इंटरेस्ट वाज पेड आउटसाइड पाकिस्तान, समझ आ गई? इंटरेस्ट कहां पे किया? एंड द सिक्योरिटीज अप्रूव्ड बाय फेडरल बोर्ड ऑफ, और सिक्योरिटी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अप्रूव कर दी है। यानी ये अरेंजमेंट सारा क्लियर? पहली लाइन तो पढ़ी नहीं हमने। अच्छा, ये ऊपर ना मिसाल लिख लो। रॉयल फैन हैज ऑब्टेन्ड लोन फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन इंडिविजुअल्स। रॉयल फैन हैज ऑब्टेन्ड लोन फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन इंडिविजुअल्स, ताकि याद रहे बात।
पढ़ो आप। एनी इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय नॉन रेजिडेंट, एनी इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय, इंटरेस्ट किसको मिलना है? नॉन रेजिडेंट को। ऑन अ सिक्योरिटी इशूड बाय, ऑन अ सिक्योरिटी इशूड बाय रेजिडेंट। सिक्योरिटी का मतलब अंडरलाइन करके लिखो डिवेंचर्स, और रेजिडेंट का मतलब अंडरलाइन करके लिखो रॉयल फैन। शेल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, अगर वो चार शर्तें, चौथी के दरमियान देखो एंड लगा हुआ है, चारों पूरी होनी जरूरी है, चारों पूरी होनी जरूरी है। अच्छा भाई, इंतजाम खड़े हो जाओ। सेक्शन 51 उर्दू में सुनाओ। नहीं, जो बात याद है अब इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो नॉन रेजिडेंट बंदा वो मतलब बाहर रह रहा हो 4 साल से, जो बंदा मुसलसल 4 साल से नॉन रेजिडेंट हो, बिल्कुल सही कहा यहां तक आपने। उसकी तो मतलब फॉरेन इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट होगी, उसकी बाहर की इनकम माफ हो जाएगी, और पाकिस्तान की इनकम जो है वो उसकी बाहर की इनकम माफ हो जाएगी जिस साल आके रेजिडेंट बना उस साल, और उससे अगला 1 साल, टोटल 2 साल। ये लफ्ज जरूर बोलना था कि जिस साल आके रेजिडेंट बना उस साल और उससे। अच्छा, अब क्या उर्दू में तर्जुमा हो गया? जो बंदा मुसलसल 4 साल से क्या है, वो जिस साल पाकिस्तान आया पाकिस्तान आया नहीं सॉरी, जिस साल आके रेजिडेंट बना उस साल और उससे अगला 1 साल, उसकी कौन सी इनकम सिर्फ माफ होगी? फॉरेन। इधर आओ, ये वो थे जो 4 साल से बाहर थे और अब पाकिस्तान लौट आए हैं। ये कोई और है, ये हैं जो ये रहने वाले बाहर के होते हैं और पाकिस्तान नौकरी करने थोड़े से लिए आ जाते हैं। ये लौट नहीं आते, ये बस आते हैं और फिर चले जाते हैं। इसमें देखो जाना शर्त है वापस, 3 साल से ज्यादा रुकना नहीं है, बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर वो लौट आए तो उनको कुछ कहना नहीं नीचे वालों को। अच्छा, ये कौन है? ये वो है बाहर के मुल्क से बंदा आया पाकिस्तान नौकरी करने के लिए, लेकिन 3 साल के अंदर अंदर नासपा ही निकल इधर से वापस निकल पाकिस्तान से। तो जो बंदा बाहर के मुल्क से पाकिस्तान क्या करने आए? नौकरी करने आए, और 3 साल उसका स्टे 3 साल से, तो उसकी इनकम जो है वो बाहर की इनकम माफ है अगर एक शर्त पूरी हो जाए। क्या? वो बाहर की इनकम पाकिस्तान नहीं ला सकता, बाहर की इनकम पाकिस्तान नहीं ला सकता जी। तो सेक्शन 48 क्या है? मिसिस असलम को तलाक मिली थी तो वो हमने कहा था कि उसके पैसे माफ है, वो एकदम मैंने टेस्ट में लिख के दे दिया था माफ है। मिसिस असलम वाला सवाल क्वेश्चन 17 था शायद, लिख लो मिसिस असलम। उल्टा भी हो सकता है, बेगम शोहर को स्पाउस का देखना है, बेगम शोहर को कहे सरताज, नो यू आर नॉट ताज, प्लीज गेट लो, सॉरी प्लीज निकल जाओ। मैं किधर जाऊंगा, मैं घर जवाई बनाऊं, यू नो घर जवाई, मैं किधर जाऊंगा, मैं घर जवाई बनाऊं, ये वो, ये ले 10 लाख। शोहर ने कहा हाँ मैं जा रहा हूं बाय बाय। तो वो शोहर को जो 10 लाख मिला है वो भी माफ है, अमीर बीवी 1 करोड़ दे दे। ओके, सेक्शन 47 स्कॉलरशिप माफ है अनलेस कि आपका कोई जानने वाला दे दे। सेक्शन 46 नॉन रेजिडेंट की इंटरेस्ट इनकम माफ है अगर वो जानने वाला ना हो हमारा, लोन बाहर इकट्ठा किया जाए, बाहरी लोन इकट्ठा करके पाकिस्तान लाया जाए और इंटरेस्ट उसको बाहर के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए और सिक्योरिटी अफेयर से क्या हो, अप्रूव्ड हो। और जो प्रेसिडेंट साहब हैं अगर वो खुश होकर किसी को तोहफा दे दें तो वो भी क्या हो जाएगा, माफ हो जाएगा। इधर आए पेज 273 पे, अच्छा ये जितने सेक्शन अब हमने कर लिए हैं ना, इनमें से पास पेपर्स आए हैं, इनमें से पास पेपर्स आए हैं। तो अब मैं वो पास पेपर्स आपको कराना शुरू करता हूँ, लेकिन वो मेरा नॉर्मल कभी क्लास का टाइम है 15-20 मिनट, वो मुझे जरा चलाने दो, फिर मैं पास पेपर्स की तरफ स्विच करता हूँ। बड़े बहुत अच्छे अच्छे सवाल इस चैप्टर में आ रहे हैं, ये जो हमने सारे पढ़े हैं ना, खासतौर पे सेक्शन 50 और 51, चैप्टर 19 में भी इसके सवाल हैं। तो 50, 51 ये 2 सेक्शन इंपॉर्टेंट है, और एक वो वाला सेक्शन 41 मुझे एग्रीकल्चर वाला कल पढ़ा था। अच्छा अब आ जाओ इधर यार, ये तो ऐसे ही कुछ बटा रोटा मार लेना, अब इसमें क्या, इन डिप्लोमेटिक एंड यूनाइटेड नेशन एग्जेम्पशंस, बैठ जाओ। डिप्लोमेटिक एंड यूनाइटेड नेशन एग्जेम्पशंस, तो इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल की इनकम जिसको फायदे मिल रहे हैं डिप्लोमेटिक एंड कॉन्सुलर प्रिविलेज एक्ट, ये कोई होगा पाकिस्तान में, एंड यूनाइटेड नेशन एक्ट शैल बी माफ। बस इस तरह आप याद कर लेना, और क्या इसकी तफसील में जाए, इन कानूनों को तो पढ़ना जरूरी नहीं है ना। अच्छा ये जरा बात गौर से सुनना, ऐसा हो सकता है पाकिस्तान से कोई बंदा यूनाइटेड नेशन में नौकरी करने चला जाए, हाँ ऐसा हो सकता है पाकिस्तान से कोई बंदा यूनाइटेड नेशन में नौकरी करने चला जाए, अब जब वो वापस आएगा तो उसे पेंशन मिल रही होगी, सही बात है, उसे पेंशन मिल रही होगी, उसकी पेंशन माफ है अगर एक शर्त पूरी हो जाए। क्या 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 क्या?
एक शर्त पूरी हो जाए कि जिस वक्त वो नौकरी कर रहा था उसकी नौकरी वाली इनकम भी बाहर माफ थी, उसकी नौकरी वाली इनकम भी जो बाहर कमा रहा था हुकूमत ने माफ की हुई थी। क्लियर? चले पढ़े। एनी पेंशन रिसीव्ड बाय सिटीजन ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ऑफ हिज पुरानी एम्प्लॉयमेंट इन, अगर आप यूनाइटेड नेशन से पेंशन ले रहे हैं तो वो माफ है। इट विल बी एग्जाम्ड इफ द पर्सन सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट वाज एग्जाम्ड। ये तब माफ होगी जब 20 साल नौकरी की आपने और अब आपको फर्ज करें मरते दम तक 10 साल और पेंशन मिलनी है आपको, तो अगर 20 साल आपकी सैलरी इनकम माफ थी तो अब आपकी पेंशन भी माफ है। ये बस ठीक है, बात है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, याद कर लेना यार। ये सेक्शन 43 की हेडिंग पढ़ो। फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कहां मिलेंगे आपको? फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एम्बेसी में। तो जेन में ले आओ, कौन सी एम्बेसी जेन में लानी है? किसी मुल्क की एम्बेसी बोल दो यार। चलो चाइनीज एम्बेसी, वहां कौन मिलेगा? चाइनीज। वो चाइना का जो बंदा आया होगा एम्बेसी में, वो कोई एरा गैरा होगा या चाइना की हुकूमत का नौकर होगा? हुकूमत का नुमाइंदा होगा, नौकर होगा। फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल। वो जो चाइना से बंदा आया हुआ है, छिंग चोंग पिंग पोंग, उसे हम ऐसे बातों बातों में प्यार मोहब्बत में, खड़े हो जा, तेरे से 3 सवाल पूछने हैं। मैं तेरे से सवाल पूछूंगा यार, नहीं छोड़ यार, हमारी बड़ा हंसमुख ले जाता, वो खड़ा हो गया। मैंने कहा यार तेरी इनकम माफ ना करा दे? कहते यार मजे हैं, ठीक है मेरी इनकम माफ करा दो, मैं पाकिस्तान आया हूँ, मेरी इनकम आप माफ करा दो, पाकिस्तान में जो मैं कमा रहा हूँ। अगर 3 शर्तें पूरी हो रही हूँ, आईडी कार्ड निकाल। अब वो हम थोड़ा डांट भी रहे हैं तो वो सेट हो गया, क्योंकि हमसे बड़ा बेनिफिट देने लगे। आईडी कार्ड निकाल। उसने आईडी कार्ड जेब से निकाला। हमने कहा ये चिट्टे कलर का? कहते हैं हाँ ये चाइना में मिलता है। ओ, पहली शर्त पूरी होगी, तेरे पास वहां की क्या कहें, सिटीजनशिप है। ओके, पूरा जहाज है उसके पास। अच्छा वो जरा फोन लगा। किसको फोन लगाऊं? वो पाकिस्तान की जो एम्बेसी चाइना में है। अच्छा, वो वहां तो आप लोगों ने एक रशीद साहब भेजे हुए हैं, क्योंकि चाइना से जो बंदे पाकिस्तान आते हैं तो उनको भी चेक करके भेजा जाता है। हाँ हाँ, पाकिस्तान फंड रेसिपी ना करो, चाहे चाइना से जो बंदे पाकिस्तान आते हैं उन्हें भी उधर चेक करके भेजा जाता है। तो वो जरा फोन लगाओ उस बंदे को। उधर भी कोई बंदा ऐसी सर्विसेज दे रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल, सिमिलरली उधर भी सर्विसेज दी जा रही हैं। उधर भी आपके बंदे बैठे हुए हैं मेरी तरह के, और वो उधर से इधर चीजें भेजते हैं। उनका कद थोड़ा बड़ा है, मेरा कद थोड़ा छोटा, चाइना में रहने की वजह से, तो बस ये थोड़ा सा फर्क है। बाकी 2 आंखें उसकी भी हैं। अच्छा, तीसरी बात ना, बहुत कंजूस नहीं जिसे कहते हैं, कंजूस फ्लाई चूस, वो वाली बात है। तीसरी बात है बिल्कुल बच्चों वाली बात। यार वो जो हमारा बंदा उधर है, उसको जो तनख्वाह मिल रही है वो माफ है टैक्स? उधर तुम लोग चाइना वाले से टैक्स तो नहीं ले रहे? नहीं जी, हम टैक्स नहीं ले रहे। चल ठीक है, फिर हम भी तुझे टैक्स माफ करते हैं, लेकिन अगर हमारे बंदे से उधर टैक्स ले रहे हो तो फिर यहां तू भी टैक्स दे। मैंने तुझे चॉकलेट दी थी, तू भी मुझे चॉकलेट दे। तो वो ये अजीब सी होंगी कि अगर हमारे बंदे, ये बहुत हमारा लॉ ना यहाँ लिखे कंजूस निकला। हमारा लॉ मेकर बड़ा कंजूस निकला, और निहायत ही उसने मुनासिब नहीं ऐसी बात होती वैसे कि मैं तुम्हारे घर आया था, तुमने मुझे क्या खिलाया था, चलो अब मैं भी तुम्हें पानी पिला देता हूँ, और इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, चलो थोड़ी बर्फ डाल दो यार इसमें, ठंडा हो जाए, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। ये तो यार अच्छी बात नहीं है। कोई नहीं, उसने आपको कुछ नहीं खिलाया, आप उससे चरगा खिलाए, कोई मसला नहीं, खैर है। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुछ लोगों के ऊपर सदका करना रोक दिया, किसी वजह से कोई मसला पड़ा था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि किस वजह से सदका देते थे? अल्लाह को खुश करने के लिए या उन लोगों के लिए? अच्छा पढ़ो, सैलरी रिसीव्ड बाय, लिख लो चिंग चोंग, सैलरी रिसीव्ड बाय चिंग चोंग फॉर सर्विसेज रेंडर्ड टू, ये सर्विसेज किसको दे रहा है जहां बैठ के? फॉरेन गवर्नमेंट। शैल बी एग्जाम फॉलोइंग आर द कंडीशंस। एम्प्लॉइज अ सिटीजन ऑफ चाइना एंड नॉट अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। Employee perform Ching Chong, employees not Ching Chong है, Ching Chong perform similar services as are performed by federal government employees in China, and the foreign government gives a similar exemption to employees of federal government. Foreign government कौन? China government. China government gives a मिलती जुलती छूट to employees of federal government. Clear? अगले सफे पे आए। चलो यार ठीक है, अगर ये टाइम मिला मैं करूंगा, इनफ काफी हो गया। 5 पे शुरू करते हैं। किससे शुरू करें? एग्रीकल्चर से शुरू करें या वो जो 50 और 51 पड़ा है वहां से शुरू कर लें? बताओ मर्जी बताओ आप अपनी, कहां से शुरू कर लें? एग्रीकल्चर से शुरू कर लें? चलो एग्रीकल्चर से शुरू कर लेते हैं, न्यूमेरिकल टाइप कोई। तैयार है? रेडी? वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन 6 पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं तो पढ़ रहा हूं। नदीम है एग्रीकल्चर लैंड इन ठट्ठा, पेज नंबर कौन सा है? 278। आर यू पीपल ऑन? क्या आप लोग ऑन हो चुके हैं? यू आर रेडी फॉर पास्ट पेपर्स? यू रेडी फॉर मार्च 2018 अटेम्प्ट? 4 नंबर का सवाल है, कोई टाइम नहीं लगाना ज्यादा। नदीम है एग्रीकल्चर लैंड इन ठट्ठा,
विच इज बीइंग यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ गन्ना। गन्ना वहां पे उगाया जाता है। ड्यूरिंग द ईयर ही कल्टीवेटेड 2 लाख टन ऑफ गन्ना, उसने 2 लाख टन गन्ना उगाया। आउट ऑफ टोटल कल्टीवेशन 1/40। यार ये तो कोई कल वाली सिनेरियो बन रहा है। वो कल उसने 30 एकड़ लैंड थी, उसमें 65 एकड़, 65 एकड़ में से 30 एकड़ कहीं और इस्तेमाल करी थी, 35 एकड़ कहीं और इस्तेमाल की थी। आप जरा समझने की कोशिश करो। नदीम हैज एग्रीकल्चर लैंड इन ठट्ठा विच इज बीइंग यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ गन्ना। ड्यूरिंग द ईयर ही कल्टीवेटेड 2 लाख टन ऑफ गन्ना। ये तो खुद काश्त कर रहा है यार, इसने रेंट पे तो नहीं दी हुई, तो रेवेन्यू कमा रहा है। आउट ऑफ टोटल कल्टीवेशन 1,40,000 टन ऑफ गन्ना वॉज सोल्ड टू शुगर मिल। इसने किसी शुगर मिल को जाके गन्ना बेच दिया एट अ प्राइस ऑफ 4,550 पर टन। आगे ना पढ़ो, आगे ना पढ़ो, क्या कमा रहे? रेवेन्यू रिसीव्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम लैंड इन ठट्ठा एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। शराइत पूरी हो गई तो रेवेन्यू क्या बन जाएगा? एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट। स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट उधर ही रखो, अब ले आओ। यार इसको बिजनेस में डाल के भी एग्जेम्प्ट कह सकते हो, कोई मसला नहीं। एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम लैंड कितनी? 1,40,000 टन। फिर आगे आगे फिर टन की प्राइस ही गिवन होनी चाहिए, फिर वरना तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। पर टन दिया हुआ है 4,550 पर टन। जवाब बताओ। 6 नहीं, करपुर ले वाला चक्कर नहीं रखा हुआ। 6.7 मिलियन आ गया, लेकिन हम छोटा सा क्या लिखेंगे इसके आगे? इट इज एग्जेम्प्ट। इसलिए न्यूमेरिकल के फेस पे वो डैश ही जाएगा। कैलकुलेशन छोटी सी करनी है, कर दो, बेहतर होती है वैसे एग्जामिनर को, कर दो शो कि उसने 637 मिलियन कमाया है, लेकिन ये एग्जाम्प्ट है। 637 मिलियन कमाया है लेकिन एग्जाम्प्ट है। करो नोट। अब मजा आ रहा है न्यूमेरिकल्स का? चलो आ जाओ यार, इधर ले आओ, पढ़ो आगे। आउट ऑफ द टोटल कल्टीवेशन 140,000 वाज सोल्ड टू अ शुगर मिल एट अ प्राइस ऑफ 4,550 पर टन। वेयर इज द रिमेनिंग? रिमेनिंग की बता दो क्वांटिटी क्या है? रिमेनिंग की क्वांटिटी 60,000 टन उसने लैंड के एतबार से दी है, या अब हमें टनों के एतबार से बता रहे हैं? कल तो लैंड बताई ना 35 इतनी 30 इतनी, आज तो टनों के एतबार से बता रहे हैं। वेयर इज रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी है? 60,000 टन वाज यूज्ड इन हिज ओन शुगर मिल। यार ये शुगर मिल तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं है, ये तो चीनी के वजह सफेद जर्रात बनाना क्रच क्रच करते हैं, ईटिंग शुगर नो मामा, वो वाले जो ईटिंग शुगर है वो तो फिर वो एग्रीकल्चर तो नहीं है। तो ये उसी तरह की कहानी बन गई कल वाली, अपनी फैक्ट्री में यूज कर लिया उसने। ड्यूरिंग द ईयर देयर वर नो परचेजेस ऑफ शुगर केन बाय हिज शुगर मिल। ये क्या चक्कर है? ड्यूरिंग द ईयर देयर वर नो अदर परचेजेस ऑफ शुगर केन बाय हिज शुगर मिल, यानी कि वो जो शुगर मिल है उसमें अपनी ही जमीनों से, लोग बड़े फख्र से होते हैं साड़ियां जमीना ने, हमारी जमीनें हैं, अपनी ही जमीनों से अपनी ही फैक्ट्री में ला रहा है चीज, उसी जमीन में दफन करके लगा जाते हैं, अपनी ही जमीनों से अपनी फैक्ट्री में ला रहा है, और किसी से इसको शुगर केन, इसका मतलब है थोड़ा सा शायद कनात पसंद है, कहते हैं जो अपना ही है उसी को कर लो, इधर उधर से खरीद के पता नहीं क्वालिटी कैसी हो, छोड़ो उसको। द सेल ऑफ ए शुगर मिल की सेल, ये तो टैक्सेबल है, ये तो शुगर मिल की सेल है, ये तो चीनी बेच रहे हैं आप। अब आप नदीम चीनी, ओह यार नदीम शुगर तूने खाई है कभी? द सेल ऑफ हिज शुगर मिल स्टूड एट 310 मिलियन, वेयर द टोटल एक्सपेंसेस अदर देन रॉ मटेरियल आर 19 मिलियन। ये क्या चक्कर है? वेयर द टोटल एक्सपेंसेस अदर देन रॉ मटेरियल के अलावा वाले खर्चे, इसका मतलब ये तो फिर खर्चे माइनस करेंगे। ये रॉ मटेरियल का खर्चे से मुराद है वो जो फसल के अंदर बीज वगैरह का खर्चा है, उसके अलावा 19 मिलियन का खर्चा है। यार अब क्या इस सवाल में कराऊं मैं? कुछ भी नहीं रह गया, आसान ही है सवाल। तो ये सेल है कल की तरह की जो सेल हमने निकाली थी, और ये वो एंड पे जो एक्सपेंसेस माइनस करने हैं ये वो हैं। देयर वाज नो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ शुगर केन, मार्केट वैल्यू अवेलेबल है यार। वो जो शुगर केन हमने बेचा शुगर मिल को किसी और को, वो मार्केट वैल्यू इधर भी यूज कर लेते हैं,
वही मार्केट वैल्यू यहां यूज कर लेते हैं क्योंकि इट इज अ प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन मार्केट। मार्केट वैल्यू का तो इशू नहीं है। अगर हमारी प्रोड्यूस मार्केट में बिकती है तो मार्केट प्राइस इज द टाइम इट इज यूज्ड एज मटेरियल। तो मार्केट प्राइस उसने हमारी वाली की नहीं दी, लेकिन वो जो हमने अभी भी किसी को बेच के आए हैं शुगर मिल को, उसकी मार्केट प्राइस तो गिवन है ना, वो यूज कर लेते हैं। ये तो एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड होगी नंबर 1। नंबर 2 इनकम फ्रॉम शुगर मिल, ये तो टैक्सेबल होगी ना। ये ओवरऑल इनकम फ्रॉम बिजनेस में डाल दिया हमने दोनों। वो कल की तरह फॉर्मेट बताओ, लेस सेल लेस फेयर वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस माइनस परचेजेस भी ना करते हैं। अगर कोई गन्ना वगैरह किसी और से खरीदे बाहर से गन्ना खरीदा ही नहीं, फॉर्मेट के लिए कर सकते हो, बाहर से गन्ना खरीदा ही नहीं, हमने अपना वाला गन्ना यूज कर लिया। लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अदर देन सीड वगैरह के हैं ये। सेल गिवन है, सेल भी गिवन है 310 मिलियन और खर्चे भी गिवन है 19 मिलियन। एक फिगर निकालनी पड़ेगी। बताओ यार कितनी क्वांटिटी लाए हैं उधर से हम? 60,000 टन, और एक टन कितने के? 4550। तो आदत हमने डाली हुई है पहले क्वांटिटी लिखने की। 60,000 टन इंटू रुपीज 4550, 273 मिलियन। इसका सब टोटल अलग से करना है तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कितना चेक कर लेना। 0 जमा 18 मिलियन is 18 million. This is my income from business. दो से 3 मिनट लगाया करो, घर जाके ना सवाल को दोबारा कर लिया करो, लर्निंग कर्व बन जाता है। स्पीड थोड़ी ना, कम टाइम में सवाल सॉल्व हो जाता है, पेपर में भी फिर हैंडल हो जाता है। कल तो याद करने के लिए छोटा सा था एग्रीकल्चर वाले 2, आज भी एक सफ़ा तकरीबन बनेगा, लेकिन आज उर्दू में ज़रा ज़्यादा याद होगी, चीज़ें बेहतर रहेंगी। इधर आ जाओ यार, चलो अभी उधर ही रखो। आ जाओ इधर, पढ़ो यार ये क्वेश्चन 5। अच्छा यार इसमें कमेंट्स तो नहीं करने थे क्वेश्चन 6 में, ये कंप्यूट करना था। अंडर रूल कंप्यूट, अंग्रेजी भी नहीं लिखनी थी। क्वेश्चन 5 पढ़ो, पढ़ लो तो बता देना, वो पढ़ना है, कोई याद नहीं करना सवाल। पढ़ लिया? पहली लाइन छोड़ो, बस इधर देखो। मिसेज रईस की बीवी, शायद अब रही नहीं, पता नहीं, ये तो शायद आपने पढ़ लिया हो। रईस की बीवी सेपरेटेड फ्रॉम हर शोहर ड्यू टू सर्टन इख्तलाफात। दोनों में से एक में सबर हो तो जिंदगी गुजर जाती है। जिंदगी गुजर नहीं जाती, अल्लाह का शुक्र है, सही हो जाती है। फुल स्टॉप। अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव, डीप बातें शुरू हो गई हैं, वापस आ जाओ। अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, जब मुआहदा हो गया अलग अलग रहने का, तू कराची मैं पिंडी, तू स्पेन मैं लाहौर। अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, हर बीवी नहीं हर शोहर प्रोवाइडेड हर हाउस। भाई ये नहीं कहना कि इतना बड़ा बेनिफिट उसको दे दिया तो इस पे टैक्स लगेगा, नहीं भाई, कोई मसला ही नहीं यार, वो बेचारी रो रही है और आप जाते हो उसे टैक्स भी मांग रहे हो। तो ये तो आंसू पूछने का टाइम है। प्रोवाइडेड हर हाउस एंड पेड कैश ऑफ 1.5 लाख पर मंथ एज सपोर्ट पेमेंट। द फेयर मार्केट रेंट ऑफ हाउस इज रुपीज 50,000 पर मंथ। यार ये रईस की बीवी ने किराए पे दिया हुआ है या वैसे वो बता रहा है कि घर का फेयर मार्केट किराया 50,000 है? रईस की बीवी, ये तो इनकम तो नहीं कमा रही, वो तो उसमें खुद रह रही होगी ना, तो उसको एक घर मिले और साथ उसको 1.5 लाख रुपया पर महीने पहुंच जाया करेगा, तो ठीक है, बस ये सारी इनकम माफ है। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया रईस की बीवी ने आगे इस घर को किराए पे दे रही है, वो फिर और बात होती है, वो फिर उसकी इनकम प्रॉपर्टी बन जाएगी। अभी तो रईस की बीवी खुद रह रही है, ये तो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दिया कि घर का किराया इतना है। सारी इनकम माफ है यार, घर जो मिला वो भी और 1.5 लाख जो मिला वो भी। 50,000 तो बिल्कुल इरेलीवेंट है सवाल में। सोल्यूशन देख लेना इसका पैटर्न, घर जाके क्वेश्चन 3 में आओ, उधर से ही पढ़ो किताब से अपनी। क्वेश्चन 3 क्या हुआ? मुझे मजा आ रहा है। मार्गरेट, मैं शुरू में पहले ही बता दूं ये लड़की है, बंदा नहीं है, वो आगे जाके शी का लफ्ज यूज होगा कहीं। चलो
पकड़ लिया ना आपने सेक्शन तो खीर हो जाएगी। और अगर साथ साथ समझ आता जा रहा है तो टैक्सेबल या एग्जाम क्लास लिखते रहो अंडरलाइन करके। टैक्सेबल के लिए टी, एग्जाम के लिए ई। Margaret, a German national, was employed as a technical manager of Pfizer Chemical. यार मुझे ये लाइन पढ़ के कुछ ऐसी फीलिंग तो नहीं आ रही कि 4 साल से कोई पाकिस्तान का शहरी बाहर गया हुआ था और वो पाकिस्तान वापस आ गया है। ऐसी फीलिंग ये लाइन पढ़ के तो नहीं आ रही, सिर्फ इतनी सी लाइन पढ़ के। लेकिन कम से कम एक फीलिंग आ रही है कि बाहर से कोई औरत पाकिस्तान में नौकरी करने आ रही है। अब जेन में कौन सा सेक्शन आ रहा है, 50 या 51? 50 वाला, पहले वाला। अब was employed as a technical manager of Pfizer Chemical Limited, a resident company, on यकम अक्टूबर 2010 for a term of 2 years. ओए, यकम अक्टूबर 2010 से 2 साल के लिए नौकरी करेगी। एक काम करो, इधर देखो यार, बैठे हो ना तो एंजॉय करके मजे मजे से सवाल पढ़ो, फिर कोई ये नहीं वो नहीं। ये देख, यकम अक्टूबर 2010, तो ये साल कौन सा होगा? 30/11। अगला कौन सा होगा? 30/12। और उससे अगला कौन सा होगा? 30/13। सर वो 2 साल के लिए आप 3 साल क्यों बना रहे हैं, बता देता हूँ भाई। बताओ कब आई? यकम अक्टूबर 10 को। यहाँ कहीं शुरू कर लूँ क्योंकि यकम जुलाई है ना पीछे, तो यकम अक्टूबर 10 को आई। 1 यकम अक्टूबर इधर पूरा होगा, और ये जुलाई अगस्त सितंबर, जून है ना, जुलाई अगस्त सितंबर, तो 2 साल है लेकिन 3 टैक्स ईयर्स पे स्प्रेड है। क्लियर? तो ऐसे देख लो, 1 साल नौकरी का ये पूरा हो जाएगा, दूसरा साल नौकरी का ये पूरा हो जाएगा। तो मार्गरेट जर्मन नेशनल, मार्गरेट जो कि एक कौन है, जर्मन नेशनल है, वो 2 साल के लिए पाकिस्तान नौकरी करने आई है। अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट शी वाज अलाउड टू डिलीवर लेक्चर्स। इसी तरह का सिनेरियो है ना। अंडर द टर्म्स ऑफ शी वाज अलाउड टू गिव लेक्चर्स एट वेरियस प्रोफेशन। Under term of employment, she was allowed to deliver lectures at various professional organizations. उसको एम्प्लॉयर ने कहा था कि डिफरेंट जगहों पे अगर तुमने जाके लेक्चर देने हुए ना तो मैं तुम्हें मना नहीं किया करूंगा, तुम डिफरेंट जगहों पे जाके लेक्चर दे दिया करना। Under terms of employment, she was allowed lectures at various professional organizations. During the year 2012, she conducted 3 workshop sessions, the details of which are as follows. Workshop session in Lahore. Workshop session in Lahore. यार एक बात याद रखना कि वो उसकी जो टेक्निकल मैनेजर के तौर पे सैलरी है ना फाइजा केमिकल वाली, वो कहीं नहीं गिवन। अंडर द टर्म्स ऑफ नौकरी शी वाज अलाउड टू डिलीवर लेक्चर्स एट वेरियस प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच हैव नो लिंक विद फाइजा केमिकल लिमिटेड। असल में ना देखो, बाहर से जब एम्प्लॉइज आते हैं ना तो कहते हैं यार हम इधर उधर और काम भी छोटे मोटे करते रहा करेंगे, तुम लोगों को एम्प्लॉयर तुम्हें को मसला तो नहीं। वो कहा ठीक है यार, तो तुम्हारे कोई एक्टिविटीज हुई तो ठीक है, सैटरडे संडे वीकेंड्स पे तुम जाके कहीं और एक्टिविटीज तुमने करनी है, तुम करो, हम कोई इतराज नहीं करेंगे तुम पे। ये नहीं कि तुम्हें 2 साल के लिए हमने बाहर के मुल्क से बुलाया तो अब टेक्निकल सर्विसेज तुमसे लेंगे मैनेजर वाली और ये सैलरी इनकम होगी तुम्हारी, ये वाली गिवन नहीं है। कहीं आपने ये तो नहीं समझ लिया था ये पैसे इसको जो है वो मिले हैं फाइजा केमिकल से? नहीं, ये किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में गई होगी जो केमिकल नहीं बनाते होंगे, ये किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में गई होगी, शायद लम्स में चली गई हो, कहीं और चली गई हो, उन्होंने इसको पैसे दिए हैं। अच्छा आप बता दो, वर्कशॉप सेशन इन लाहौर, वर्कशॉप सेशन इन लाहौर, आगे बात ही खत्म हो गई। मोहतरम इधर आओ, वो जो सेक्शन है वो फॉरेन सोर्स इनकम माफ कर रहे हैं दोनों, 50 भी 51 भी, ये तो है ही पाकिस्तान सोर्स इनकम इसकी। तो ये तो कौन सी इनकम है? पीएसआई। इसमें तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं कि आगे क्या कहानी है। $15,000 इन इक्विवेलेंट पाक रुपीस वाज रिसीव्ड फ्रॉम अ लोकल इवेंट मैनेजर, द फी वाज क्रेडिटेड टू हर बैंक अकाउंट इन कराची। पैसे जहां मर्जी मिले यार, इसको छोड़ो, डिसाइडिंग फैक्टर अंडरलाइन करवाओ। सेशन इन लाहौर का मतलब है ये कौन सी इनकम है? तो पाकिस्तान सोर्स इनकम पे तो कोई बेनिफिट है ही नहीं, क्योंकि सेक्शन की हेडिंग पढ़ो, सेक्शन की हेडिंग पढ़ो, इंतजाम हेडिंग बताओ सेक्शन की। फॉरेन इनकम ऑफ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल, ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है, ये इसकी कौन सी इनकम है? सिर्फ फॉरेन इनकम माफ होनी है, पाकिस्तान वाली माफ नहीं होगी। ये टैक्सेबल होगी। आगे चलो, ये तो जनरल रूल लिखेंगे ना कि रेजिडेंट की पाकिस्तान से टैक्सेबल है। आगे अच्छा, कमेंट्स किस साल के मांगे हैं उसने? डू यू फील डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ द अमाउंट्स? टैक्स दोबारा सिर्फ इस साल का मांगे, इसमें तो पूरा स्टे शायद पाकिस्तान में किया हो, मुझे कद दिन शायद बाहर चली गई हो। लेकिन वर्कशॉप सेशन इन म्यूनिच, म्यूनिच में से वर्कशॉप सेशन किया है और 2012 की डिटेल दे रहा है। म्यूनिच तो म्यूनिच
हाँ भाई कह रहे हैं जर्मनी में है, मेरे साथ कराची के साथ है, नहीं म्यूनिच बाहर में मुल्क है। अब ये थोड़ा बहुत जरा बाहर की चीज़ों का पता होना चाहिए। अच्छा एक दफ़ा एक बड़ा फटा हुआ था, जरा सुनो। बच्चों ने पूछा सर ये कई दफ़ा पता नहीं चलता कि पाकिस्तान का इलाका है या बाहर के मुल्क का इलाका है। तो मैंने उन्हें कहा कि यार वो बस आप देख लिया करो, पाकिस्तान के मोटे मोटे इलाके तो आपको पता ही है, तो बाकी बाहर के इलाके होंगे। तो वो एक दफ़ा घाना लिखा हुआ आ गया, तो पता नहीं वो बच्चा परेशान हो गया पेपर में कि घाना की तरह है, शायद पाकिस्तान ही ना हो। तो ये जरा कर लो, इस किस्म की चीज़ें जरा पता होनी चाहिए। म्यूनिच, तो वर्कशॉप सेशन इन म्यूनिच, इलामा इकबाल यहाँ पढ़ते थे जर्मनी में। फीस ऑफ यूएस डॉलर 25,000 वाज रिसीव्ड इन जर्मनी। यार ये कौन सी इनकम है इसकी? बाजी की कौन सी इनकम है ये? बाजी का नाम क्या है? मार्गरेट। मार्गरेट बाजी की कौन सी इनकम है ये? फॉरेन सोर्स इनकम। तो फॉरेन सोर्स इनकम पे हमने इसकी टैक्स लगाना है नहीं, क्योंकि तीनों शराइत पूरी कर रही है। एज हर स्टे इज फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 3 years and she has came here for earning income from salary, she is only resident because of earning income from salary and she has not brought this money in Pakistan, therefore तीनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। ये क्या हो जाएगी? अमाउंट ई फॉर एग्जाम्प्ट। दुबई में उसने एक सेशन किया है तो उसके पैसे कराची में आ गए हैं, तो एक कंडीशन वायलेट हो गई, तो ये क्या बन जाएंगे? टैक्सेबल। कोई थ्योरी का सवाल है? ओ अल्लाहु अकबर, थ्योरी का सवाल है। कई सूरत में यार हम क्या करते हैं थ्योरी के सवाल में? नहीं मैं बताता हूँ, सुनो मेरे से। सेक्शन 50 खोल कर रखो साथ। ऐसी सूरत में ना हम क्या लिख के आते हैं? हम लिखते हैं द फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इफ शी लिखा ना, अब ये ना कहना इधर ही लिखा हुआ था सर, तो शी के लिए नहीं था। इफ ही इज रेजिडेंट सोनली बिकॉज ऑफ हिज हर एम्प्लॉयमेंट एंड शी इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर अ पीरियड नॉट इन 3 years, however in the foreign income will be chargeable any foreign income brought into received in Pakistan। ये लॉ की प्रोविजन होगी। इसके बाद अब आपने एक एक को डिस्कस करना है, छोटे छोटे लिंकिंग डेवलप करके एक एक को डिस्कस करना है। मुझे नहीं पता सोल्यूशन में कैसे हुआ है। अच्छा अब आपने कैसे डिस्कस करना है? द यूएस डॉलर 15,000 earned from Lahore is a Pakistan source income, so it is taxable under the law because residents Pakistan source income is taxable. Next, the US dollar 25,000 earned from Munich will be exempt from tax because all of the above three mentioned conditions are fulfilled. काफी होगा इतना लिखना, वो 3 ऊपर आपने लिख दी है। However, the amount received from Dubai will be taxable because 2 conditions are met though, but she brought the money in Pakistan, therefore it will be taxable. सही है? और यार आप 4 मुझे पूरा कर दो ना, I will really appreciate you। इसमें ना साल जरा देखते रहना कौन से हैं। 20 जुलाई का मतलब क्या है, कौन सा साल है, ये साल देखते रहना कौन से हैं। 4 अगर आप मुझे 1 और 2 दोनों कर दो ना, कमाल ही हो जाए। एक दफा पढ़ लो बस पहले, मजे से यार एंजॉय करते। 4 का 1 और 2 अच्छे सवाल आ रहे हैं चैप्टर में से, सिनेरियो बेस्ड टाइप। एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन सोर्स इनकम। यार एक छोटा सा इशू सुन लो, पेपर में ना पता नहीं चलता है चैप्टर टेस्ट हो रहा है, तो याद रखना फॉरेन इनकम्स के 2 सेक्शन इस चैप्टर में पड़े हुए हैं। फॉरेन इनकम्स कभी इस तरह आ जाए ना तो ये चैप्टर ज़हन में जरूर लाना। एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन सोर्स इनकम फॉर टैक्स 17। टैक्स 17 कब शुरू होगा? 1 जुलाई 16 को, और बंद कब होगा? 30 जून 17 को। कॉलेज नहीं बंद होने साल। अंडर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिस्टम। इंडिपेंडेंट का मतलब कहते हैं 2 अलग सवाल है, इनको मिक्स ना करने बैठ जाना। जोसेफ अ साउथ अफ्रीकन क्रिकेट कोच, चलो जी, इज वर्किंग इन पाकिस्तान अंडर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। आपको ये फीलिंग तो नहीं आ रही कि 4 साल से पाकिस्तानी कोई सिटीजन गया हुआ था बाहर के मुल्क और वो रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट, वहां सिटीजन होना शर्त है, कोई सिटीजन था पाकिस्तानी और वो फिर बाहर है। ना ना ना, जोसेफ अ साउथ अफ्रीकन क्रिकेट कोच इज डूइंग नौकरी इन पाकिस्तान सिंस 20 जुलाई 14। ड्यूरिंग 2017 he earned foreign income from his business in South Africa and brought 25% of this money to Pakistan। यार इसमें ना एक शर्त है थोड़ी सी हिडन थी उसने रखी हुई, वो जरा मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको। नौकरी करने आ रहा है पाकिस्तान और पैसे पाकिस्तान ले आया, ये भी आपको पता चल गया, थोड़े बहुत वहीं रहने दिए। इसमें एक शर्त उसने हिडन रखी हुई थी, वो जरा सोच लो विजुअलाइज करके। ये 2015 है, ये 2016 है और ये 2017 है। हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट कौन सा साल है? 17। ये किस दिन पाकिस्तान आया? 20 जुलाई 14। देखो 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 इधर है 20 जुलाई 14, 30 जून 15 के साल में ना 20 जुलाई 14। तो भाई इसका स्टे भी 3 साल पूरा ही नहीं हुआ। अब ये ना कहना सर शायद अगले सालों में 3 साल स्टे पूरा हो जाए, वो होता तो फिर एग्जामिनर 2018 का सवाल आपको देता, फिर 3 साल का स्टे पूरा हो चुका होता। तो जब तक 3 साल का स्टे पूरा नहीं होता इनको बेनिफिट मिलता रहता है। तो इसका 3 साल का स्टे पूरा, इसलिए कोई मसला नहीं। नौकरी करने आया, नौकरी की वजह से रेजिडेंट बने, 3 साल से स्टे कम है अभी। और तीसरी शर्त
जितना पैसा पाकिस्तान नहीं लाया वो माफ हो जाएगा. 75% of amount will be taxable. However, 25% of amount will be, sorry, 75% of amount will be exempt and 25% of amount will be taxable. आगे बढ़ो. यार ये ना मैंने समझाना है आपको. इसमें एक फड्डा है, इस सवाल में एक फड्डा है छोटा सा, ये मैंने आपको समझाना है. ऑन 15 जनवरी 16 फरहान रिटर्न टू पाकिस्तान. बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस सवाल में है, जरा गौर से सुनना. ऑन 15 जनवरी 16, देखो 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 देखो, यहां कहीं 15 जनवरी 16 ऐसे ही है. ये है ना 30/16, एग्जाम पर देखो ना, ये 30/16 है. ऑन 15 जनवरी 16, ऑन 15 जनवरी 16 फरहान रिटर्न टू पाकिस्तान फ्रॉम लंदन. तो इस साल में क्या है वो? और यार मैंने तुझे मारना है. 16 में नॉन रेजिडेंट है. फरहान रिटर्न टू पाकिस्तान फ्रॉम लंदन आफ्टर 10 years. यार 10 years मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा. जितने बन सकते हैं व्हाइट बोर्ड पे उतने मैं बना रहा हूं. ये सारे सालों में भी क्या था बोलो? 10 साल मुझे पूरे ना करवाओ, छोड़ो परे, टाइम नहीं है. तो ये 4 साल से नॉन रेजिडेंट है. 16 में भी क्या है? नॉन रेजिडेंट. ड्यूरिंग द ईयर 17 के साल में, 17 में क्या है वैसे? 18 में क्या है? रेजिडेंट. ड्यूरिंग द ईयर 17 ही रिसीव्ड, ये ग्रेट ब्रिटेन पाउंड बनता है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, 5,000 एज रिटर्न फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट. रिटर्न होता है इंटरेस्ट फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट इन लंदन. उसको इस साल 5,000 मिला. ये फॉरेन सोर्स इनकम है या पाकिस्तान सोर्स? फॉरेन सोर्स इनकम है. अच्छा यार इधर देखो, इधर देखना, पाकिस्तान सोर्स इनकम मुझे गिवन नहीं है. फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कैन आई अज्यूम 0? फॉरेन सोर्स इनकम फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन आई कैन अज्यूम 0. ये मुझे पाक रुपीज में कन्वर्ट करना चाहिए, लेकिन मजबूरन मैं कर नहीं सकता, डाटा नहीं है. अच्छा अब बता दो मैं किस किस साल इसको बेनिफिट दूं? जिस साल पाकिस्तान आया उस साल और उससे अगला 1 साल, या जिस साल रेजिडेंट बना उस साल और उससे अगला 1 साल? हाँ, इस साल इसका बेनिफिट नहीं देना. जिस साल रेजिडेंट बना उस साल और उससे अगला 1 साल. उस सवाल में ना मैंने उसको इधर ही बुलवा लिया था, इसलिए वो इधर रेजिडेंट बन गया था. वो जो मैंने लंबा सा सवाल पहले कराया सेक्शन के साथ, कि याद रखना जिस साल वो आए उस साल बेनिफिट नहीं मिलता. जिस साल आके रेजिडेंट बने, अब वो आ तो गया था इस साल लेकिन रेजिडेंट नहीं बना था. रेजिडेंट कब बने? आप बता दो. ये माफ हो जाएंगे दोनों अमाउंट्स किसकी रोशनी में? ये दोनों अमाउंट्स सेक्शन 51 की रोशनी में क्या हो जाएंगे? माफ. 0 रुपये, लेकिन माफ तो होगी ना ये भी, जो भी अमाउंट होगी. ये अमाउंट क्या करेंगे? क्या करेंगे? ओ यार एक्सेलेंट, जबरदस्त. यार ये तो वैसे ही माफ है. वेरी वेरी गुड. ये तो वैसे ही माफ है. क्यों? क्योंकि ये तो नॉन रेजिडेंट है. नॉन रेजिडेंट की तो फॉरेन सोर्स इनकम वैसे ही माफ है. अब बच्चे पता है गलती करके आ जाते हैं, वो 16 और 17 समझ लेते हैं माफ है, हालांकि 17 और 18 माफ है. जिस साल आया उस साल बेनिफिट नहीं मिलेगा, जिस साल रेजिडेंट बना उस साल. नॉन रेजिडेंट को तो वैसे ही फॉरेन माफ है. ये किस रोशनी में माफ है? सेक्शन 11 का 6 किस चैप्टर में? चैप्टर 4 में. वो जाके देख लेना खोल के. 6 है पॉइंट या 5 है? 6 है मेरे ख्याल से. 6 है, सेक्शन 11 का 6 है. सही है, एक दफा खोल के देख लो याद रहा. सेक्शन 11 जहां टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम की डेफिनेशन है ना, उस सफे पे आगे आओ. टेबल से आगे, टेबल से आगे. 5 है? 6 है? आखिरी कौन सा पॉइंट है सेक्शन 11 का? उसमें क्या लिखा हुआ है? पेज नंबर कौन सा है? 32, जिसमें लिखा हुआ है कि नॉन रेजिडेंट की सिर्फ कौन सी इनकम टैक्सेबल है? पेज नंबर 32. नॉन रेजिडेंट के बोले तो जनरल रूल है ना कि उसकी बाहर की इनकम माफ है. नोट करो, पिछले कई सालों से नॉन रेजिडेंट था, 16 में भी नॉन रेजिडेंट है, 17-18 में इसकी इनकम माफ हो जाएगी. अच्छा हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? सिर्फ 17. तो इसलिए हम ज्यादा रोड नहीं डालेंगे, बस बताएंगे इन द ईयर इन व्हिच ही बिकेम रेजिडेंट फॉलोइंग ईयर देयरफॉर द इनकम ऑफ 2017 विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. ओके.
बस यार 5-6 मिनट में क्लोज करते हैं। अब थोड़ा मजा आ रहा है पास पेपर्स का। कर दो यार, इसे भी खत्म कर दो, 7-7 भी कर दो। आप पकड़ लिया करो, जो पिछले 4 साल से बाहर रह रहा था और पाकिस्तान आ गया, और जो वैसे ही कोई नौकरी करने पाकिस्तान आया, ये दो फर्क है ना। इकट्ठे पढ़ लेते हैं यार। मोहसिन हैज बीन वर्किंग एट हेड ऑफिस ऑफ लेविस कंसल्टिंग सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क। मोहसिन हैज बीन वर्किंग एट हेड ऑफिस ऑफ लेविस कंसल्टिंग सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में यार काम कर रहे हैं। ऑन यकम जनवरी 8 LCI हैड एस्टैब्लिश्ड इट्स ब्रांच इन पाकिस्तान। हाँ ओ ये अब काम की बात की है इसने। ऑन यकम जनवरी 8 LCI हैड एस्टैब्लिश्ड इट्स ब्रांच ऑफिस इन, क्या ढूंढ रहे हो यार, आओ फिर इधर आओ, तो आखिरी सवाल है शायद। ऑन यकम जनवरी 2008 LCI हैड एस्टैब्लिश्ड ब्रांच ऑफिस इन पाकिस्तान एंड इट सेंट मोहसिन फॉर 2 years। कोई गेम ऑन हो रही है, हो गई है मेरे ख्याल से, खत्म हो गई है गेम। क्या पाकिस्तान क्या करने आया है? पहली लाइन काटो, पहली लाइन काट दो प्लीज प्लीज, पहली लाइन काट दो। मोहसिन हैज बीन वर्किंग एट हेड ऑफिस ऑफ लेविस कंसल्टिंग इन न्यूयॉर्क, छोड़ो। ऑन यकम जनवरी 8 18 जो भी करो, LCI हैड एस्टैब्लिश्ड ब्रांच इन पाकिस्तान एंड सेंट मोहसिन फॉर 2 years एज कंट्री मैनेजर। बोलो पाकिस्तान क्या करने आया? नौकरी। अच्छा मेरे ना एक वैसे दिल में बात आ रही है, मैं आपसे कर दूं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से 99% केसेस में चल जाएगा। सेक्शन 50 जो है ना, जिसमें बाहर वाले पाकिस्तान नौकरी करने आते हैं, उनके नाम अक्सर बाहर वालों के ही होते हैं। मार्गरेट और ये नो सॉरी, इधर तो मोहसिन आ गया, गेम उल्टी हो गई। बहरहाल चलो, सॉरी आई टेक माय वर्ड्स बैक इन फ्रंट ऑफ ऑल। तो सॉरी भाई, तो मोहसिन नाम है, चलो छोड़ो यार मैंने क्या बात की। अच्छा, मोहसिन हैज बीन वर्किंग एट हेड ऑफिस इन न्यूयॉर्क में था। ऑन यकम जनवरी 2008 LCI हैड एस्टैब्लिश्ड ब्रांच इन पाकिस्तान एंड सेंट मोहसिन फॉर 2 years। तो ये पाकिस्तान आया कितने साल नौकरी करने के लिए? 2 साल नौकरी। बारिश हो रही है? अच्छा, ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2009, ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2009, यार ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये 2008 का साल है। गाड़ी भी चलेंगे नमाज पढ़ने, टेंशन नहीं ले। टीचर 2008 का साल है, और ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2009, टैक्स ईयर 2009 में अपार्ट फ्रॉम सैलरी तो इसको लेविस कंसल्टिंग से मिल रही है ना, जहां ये पाकिस्तान की ब्रांच है। अपार्ट फ्रॉम सैलरी मोहसिन अर्न्ड द फॉलोइंग अमाउंट्स, अर्न्ड/रिसीव्ड। ही कंडक्टेड अ सेमिनार इन यूएसए, मार्केट टाइप सवाल है। ही कंडक्टेड अ सेमिनार इन यूएसए फॉर $18,000, उसको उसके मिले हैं। ये 2009 में मिले हैं यार, 2009 में मिले हैं। ऑन हिज रिक्वेस्ट द इवेंट मैनेजर ट्रांसफर द अमाउंट, टैक्स काट के, डायरेक्टली टू हिज पर्सनल बैंक अकाउंट इन इस्लामाबाद। फारिग हो गया? टैक्सेबल लिखो, टैक्सेबल 18,000 बाय। ये फॉरेन सोर्स इनकम है। फॉरेन सोर्स इनकम माफ होने के लिए 3 शरायतें हैं। 2 साल से कम नौकरी करने आया हो पाकिस्तान में, और 3 साल से, सॉरी 3 साल से कम के लिए आया हो, दूसरा नौकरी करने आया हो 3 साल से कम के लिए आया हो, और तीसरा पाकिस्तान में पैसे नहीं मंगवाने। तो फॉरेन पैसे पाकिस्तान में मंगवा लिए इसने, चाहे टैक्स काट के मंगवाए बाहर के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो टैक्सेबल हो जाएगी। मार्गरेट जैसा, जैसे वो दुबई के उसने पैसे मंगवा लिए थे गलती से। ऑन 31 में ही अर्न इनकम फ्रॉम हिज बिजनेस एस्टैब्लिश्ड इन यूएसए। यूएसए में भी इसका कोई बिजनेस है, उसके इसने 40% पैसे मंगवा लिए पाकिस्तान। हाँ जी, क्या करेंगे? बोलो बोलो बोलो। हाँ, ये भी टैक्सेबल हो जाएंगे। क्यों? हाँ, क्योंकि 40% पैसे पाकिस्तान में ले आया। क्लियर? तो बाकी 60% वो एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो पैसे बाहर ही रहे ना, वो पैसे बाहर ही रहे। यार 2008 का रेजिडेंशियल स्टेटस बताने, वो नहीं यार, ऐसा ना करी। 2008 का रेजिडेंशियल स्टेटस ना ऐसे ना कर यार। 31 दिन हो सकते हैं नॉन रेजिडेंट हो, 31 दिन जनवरी के यार, 28 नहीं होते 2008 में, फिर 29 होंगे फरवरी में। 2008 है 18 है, 2018 फिर समझ लेना, पेपर में तो 18 में सवाल आया था, 19 में 2018 होगा। तो 2012 लीप का साल है, 16 लीप का साल है। हाँ 2012 लीप का साल है, याद कर लो, मोटे मोटे हैं, लेकिन पेपर में तो 2021 का सवाल आएगा आपको, उसमें तो फिर 28 फरवरी ही गिनोगे आप। तो 18 लीप का साल है, सॉरी 12 16 20, तो ये तो 18 है, फिर 28 दिन, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, सही कह रहे हो आप, ये 183 से कम बनेंगे, तो इसलिए नॉन रेजिडेंट हो गया। और 2019 में इनकम्स के बारे में पूछा है, तो वही लॉ की प्रोविजन लिख के आएंगे और एज इट इज लिंक कर देंगे। यार ये इतनी तफसीली तलाक आई कि आपने पहली दफा दिलवाई। मिसेज अहमद सेपरेटेड फ्रॉम हिज शोहर, डिसाइडेड टू लिव अपार्ट विद हर 6-year-old सन, ये बीच में वैसे ने डाल दिया। बिलो आर द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द क्लॉजेस फ्रॉम एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। अहमद विल पे 50,000 इन कैश एवरी मंथ। क्या करना है इसका? बताना क्या करना है? हर महीने बीवी को 50,000 देगा, इसका क्या करें? एग्जाम्प्ट। इधर देखो यार ऊपर, अहमद विल कंटिन्यू टू पे हिज सन मंथली स्कूल फीस। कोई नहीं यार, बेटे की फीस भी अब वो टैक्स तो नहीं लगेगा उस पर, ये भी माफ है। ये कोई नहीं कि बीवी को इस पर टैक्स दे, और वो तो ये तुझे तलाक की वजह से 10,000 का फायदा हो रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन तो नहीं है ये भी माफ होगा। अहमद विल ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ शॉप, एक दुकान की ओनरशिप बीवी के नाम लगवा देगा। देखो जवाब,
दुकान की ओनरशिप बीवी के नाम लगवा देगा। शॉप वाज ऑलरेडी इन यूज बाय ए टेनेंट, शॉप पहले से ही किसी किराएदार के पास है और उसका मंथली किराया 88,000 आ रहा है, तो मिसेज अहमद विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव द रेंट फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन हर नेम। जिस दिन से उसको वो ट्रांसफर हो जाएगी उस दिन से दुकान का किराया उसकी बीवी को आने लग जाएगा। 1 सितंबर को दुकान हो गई है। बताओ, दुकान का मिलना तो माफ है। दो बेनिफिट है, दो बेनिफिट है, दो बेनिफिट है। भैंस भी मिल रही है, दूध भी मिल रहा है, तो दूध पे टैक्स लगेगा। दुकान भी मिल रही है और अल्लाह का करने पहले ही उसमें किराएदार बैठा हुआ था। दुकान का मिलना माफ है प्लीज, क्योंकि वो तलाक की वजह से मिली है। लेकिन अब एक दफा मिल गई दुकान, तो अब जो किराया आ रहा है वो शोहर की तरफ से नहीं आ रहा। दुकान शोहर ने दी है, फीस शोहर ने दी है, ये 50,000 शोहर ने दिए हैं, ये माफ है। किराया किराएदार ने दिया है। तो अहमद विल ट्रांसफर द ओनरशिप इन हर नेम, तो ओनरशिप ट्रांसफर होने की वजह से वो माफ, ओनरशिप ट्रांसफर होने की वजह से ओनरशिप का बेनिफिट माफ, कि 10-15 लाख की दुकान होगी वो माफ। लेकिन जो उसका रेंट आ रहा है वो शोहर नहीं दे रहा, इसलिए वो टैक्सेबल है, वो इनकम प्रॉपर्टी के हेड में जाएगा। आगे मर्जी है इसकी नॉर्मल रिजीम पे लगाए या सेपरेट ब्लॉक करे, वो तेरी मर्जी है। बीबी अंडर द प्रोविजंस में ब्रीफली तो देख लेना रिक्वायरमेंट क्या है, मसला कल पूछना। अस्सलाम वालेकुम।